तो आप भी दिल्ली से ही हैं? इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। क्या ये आदमी भी दिल्ली से ही आ रहा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। साजिद खान ने कहा, हाँ, कोच में हम सभी दिल्ली से ही चढ़े थे, लेकिन साहब माफ कीजिएगा, मैं पहले से ही नशे में था और 2 पैक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिलाकर ले आया था। मैंने गाड़ी में बैठते ही वो ड्रिंक पी ली और पीकर सो गया। उसके बाद मेरी नींद इस आदमी के मोबाइल की रिंग से खुली। आपको पता नहीं है ट्रेन में नशा करना अपराध है? सिंह साहब ने उसे घूरते हुए कहा। अचानक हुए इस प्रश्न से वो आदमी बौखला गया। वैसे भी वो पहले से ही असहज था। सिंह साहब की अनुभवी आंखों ने उसकी घबराहट को ताड़ लिया था। और बताएं, आपको कुछ और याद आ रहा है इस आदमी के मुतालिक? कोई असामान्य व्यवहार या फिर कुछ और बातचीत? नहीं सर, सब कुछ सामान्य ही था। हम दिल्ली में अपना सीट नंबर देखकर बैठे और मुझ पर पहले से ही नशा तारी था, सो मैं जल्दी जल्दी पैक खत्म करके सो गया था। मेरी आंख लग गई थी और मैं कुछ भी बोल या सुन पाने की स्थिति में नहीं था। साजिद ने बगैर देर किए जवाब दिया। उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी सिंह साहब ने उसे छोड़कर त्यागी जी से पूछा, आपको कोई ऐसी बात याद है जनाब, जो इस आदमी की खराब तबीयत या फिर असामान्य हरकत के बारे में आपने देखी हो? या कोई और बातचीत नहीं हुई आपकी इससे? ये तो बिल्कुल आपके सामने की सीट पर ही बैठा था। हाँ जी, सबसे असामान्य बात तो यही है कि ये ट्रेन से उतरकर 2 स्टेशन बाद फिर लौट आया, मरा हुआ। क्या बताऊं सर आपको, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? त्यागी जी ने लगभग रुआंसा होते हुए जवाब दिया। भले घर का लड़का लगता है। मेरी बीमार पत्नी को कोच में चढ़ने में भी उसने मदद की थी, पर बाद में चुपचाप अपने मोबाइल में लगा रहा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। ये बातचीत चल ही रही थी कि कांस्टेबल उसकी जेब से निकले सामान को लेकर इंस्पेक्टर के पास आ गया। सर, इसकी जेब से पर्स, सिगरेट का पैकेट, लाइटर और ये टिकट का प्रिंट आउट मिला है। और कोई सामान इसके पास नहीं है। गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठियां भी हैं, कांस्टेबल ने सामान देते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने उसके हाथ से टिकट का प्रिंट आउट लिया और पूछा, पर्स में पैसे हैं या गायब हैं? और फिर खुद ही जवाब दिया, वैसे होंगे ही, अगर किसी को इसे लूटना होता तो वो चेन और अंगूठी क्यों छोड़ता? और ध्यान से सामान देखने लगा। महंगा पर्स था, गहरे काले रंग का, सिगरेट भी विदेशी ब्रांड की और लाइटर भी, एक आईडी प्रूफ, टिकट भी किसी एजेंसी के माध्यम से हुआ है। आदमी जो भी हो, पैसे वाला, साहब ने मन में सोचा। फिर जोर से कुछ बोला, कुछ नाम मालूम पड़ा इसका? कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सवाल और जवाब दोनों ही तो सिंह साहब ने खुद ही दे दिए थे। वैभव जोशी नाम है इसका, 38 साल का था, उज्जैन तक का टिकट है, मतलब ये उज्जैन जा रहा था। इंस्पेक्टर सिंह फिर खुद से बातें कर रहे थे। अच्छा तो भाई, इसका मोबाइल कहाँ है? लाओ जरा उसमें देखी क्या है। सामान को टटोलते हुए सिंह साहब ने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर मोबाइल तो नहीं मिला, हमने इसके सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली है। जो भी मिला है वो आपके सामने है। इसके बैग में भी सिर्फ कुछ कपड़े हैं और कुछ पूजा पाठ का सामान। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये कहते हुए उनकी निगाह फिर से त्यागी और साजिद की ओर उठी। त्यागी जी, ये भाई तो उज्जैन जा रहा था, इसके पास उज्जैन तक का टिकट था, तो फिर कहीं भी रास्ते में क्यों उतरेगा? इन साहब ने तो पी रखी थी, कहीं आपने भी तो? अपना वाक्य अधूरा छोड़कर व्यंग से हंसते हुए इंस्पेक्टर ने कहा। त्यागी जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये रास्ते में उतर गया था, मैंने इसी को उतरते हुए देखा था। वैसे भी इस कोच में हम पति पत्नी और ये साजिद जी के अलावा सिर्फ यही था, तो गलतफहमी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये चर्चा आगे हो पाती इससे पहले शुक्ला मैडम बोली, सर क्या मैं जा सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब बोले, मैडम आपकी आज की तो छुट्टी हो चुकी है, थोड़ी देर रुक जाइए, पंचनामा हो जाए फिर चली जाइएगा, बाद में आपको बयान के लिए बुला लेंगे। आप तो यहीं रहती है ना? जी सर, ठीक है, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर आपको फारिग कर देंगे, सिंह साहब ने कहा।
आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किससे मुखातिब होते हुए शुक्ला मैडम अपने पर्स में कुछ तलाशने लगी। पहले पर्स की बाहरी चेन खोली, उसमें हाथ डालकर कुछ टटोला, पर उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वस्तु नहीं मिली है। फिर बीच की चेन खोलकर उसमें झांका, हाथ डालकर टटोला, मगर वांछित वस्तु अभी भी हाथ नहीं लगी और लगभग भस्म कर देने वाली गुस्से की नजर से बैग को घूरते हुए घुमाया और दूसरी तरफ की चेन इतनी जोर से खींची कि उसका रनर हाथ में आ गया। मैडम का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने वो टूटा हुआ रनर बिना किसी को लक्ष्य किए जोर से जमीन पर पटक दिया। वो रनर जमीन पर किसी गेंद की तरह टप्पा खाकर उछला और सीधे इंस्पेक्टर के पैर पर लगा। खैर, इतने से उस मजबूत कदकाठी वाले इंसान का क्या बिगड़ता, पर इस बदतमीजी पर सिंह साहब को भी गुस्सा आ गया। आखिर थे तो वो भी पुलिस अधिकारी। उन्होंने उस रनर को फेंकने वाली दिशा में अपने लाल डोरे वाली आंखों से देखा, जो सीधे अभी भी पर्स में कुछ खोज रही थी। उनका ध्यान केवल पर्स में था और अचानक उन्होंने नीचे बैठकर पर्स को जमीन पर उल्टा कर दिया। सारा सामान प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। सिंह साहब ने गुस्से में भी उनकी हड़बड़ी टाल दी और संयम रखते हुए बोले, ये क्या कर रही है मैडम, कुछ खो गया है क्या? कठिन श्रम से पकी उनकी पलकों के किनारों से पानी बह निकला और भर्राई आवाज में जवाब आया, सर कम वक्त मोबाइल नहीं मिल रहा है। अब ऐसी हालत में कम से कम मेरे पति को तो खबर दे ही दूं कि मुझे पुलिस ने रोक रखा है। इंस्पेक्टर जोर से हंसा, हमने आपको रोका नहीं है मैडम, और फिर आपने कुछ किया भी नहीं है, तो घबरा क्यों रही हैं? हम तो बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जहाँ तक सवाल आपके मोबाइल का है, वो आपके गले में हार की तरह पड़ा झूल रहा है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगे। मैडम ने अपने गले में रंग बिरंगी डोरी से झूलते उस मोबाइल को देखा। छोटा सा बेसिक फोन उन्होंने पिछले साल लिया था, पूरे 1200 रुपए में। साथ में डोरी उनके पति ने ये कहकर डलवा दी थी कि तुम कहीं भूल मत आना, आज हड़बड़ी में भूल ही गई। और फिर वो अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा उठी। इधर इंस्पेक्टर लाश का मुआयना करने लगे और बोले, कहीं कोई चोट का निशान तो नहीं लगता है, शायद हार्ट अटैक ही हुआ है। आजकल नई उम्र के लड़कों को भी ये दिक्कत हो जाती है। आराम की जिंदगी, कोई मेहनत का काम नहीं, ऊपर से फास्ट फूड, रोज की पार्टी शाटी, बस बीमारी पकड़ लेती है। हाँ सर, कपड़े भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और स्लीपिंग बैग में घुसकर सो रहा था बंदा। मुझे भी यही लगता है, सोते हुए अटैक आ गया होगा, एक कांस्टेबल बोला। एम्बुलेंस आ चुकी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बोलकर इंस्पेक्टर फिर से कोच की जांच करने के लिए डब्बे में चढ़ने लगा। इधर स्टेशन पर एक बार फिर यात्रियों की भीड़ लाश के आसपास लग गई। इंस्पेक्टर ने उसकी सीट पर, उसके नीचे और आसपास निगाह दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, जैसा ट्रेन में होता है। सीट के नीचे कुछ पानी की बोतलें, कचरा और कुछ नहीं था। उसके मन में ख्याल आया, लग तो रहा है कि सामान्य मौत से मरा है, पर पता नहीं, कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों की भी एक आंतरिक क्षमता विकसित हो जाती है, शायद उनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। किसी भी अपराध के पीछे छिपा क्लू जब तक मिल न जाए, तब तक आंखों में किरकिरी सी महसूस होने लगती है। अचानक इंस्पेक्टर की निगाह सॉकेट में लगे चार्जर पर गई। ये तो आईफोन का चार्जर है। चार्जर निकालकर वो नीचे उतरा और चार्जर दिखाते हुए साजिद और त्यागी से पूछा, ये आपका है? दोनों ने जवाब दिया, नहीं। मतलब इसी का होगा। सिंह ने चार्जर के तार को तय करते हुए कांस्टेबल के हाथ में दिया और स्टेशन मास्टर से कहा, आप ट्रेन निकाल दीजिए, काफी देर हो चुकी है। त्यागी जी, आपको और खान साहब को कुछ देर और रुकना होगा। अपना सामान निकाल लीजिए, बाद की किसी गाड़ी से चले जाइएगा। इस बात से दोनों लोग अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन सर, हम तो सब कुछ बता चुके हैं जो भी हमें पता था, हमें क्यों रोका जा रहा है? त्यागी जी ने कहा। इंस्पेक्टर ने जरा जोर से कहा, बस थोड़ी देर की बात है, आपके बयान वगैरह हो जाए फिर निकल जाइएगा। कोई विकल्प ना देखकर दोनों चुप हो गए। लाश वहां से जा चुकी थी और उस आदमी का सामान भी इंस्पेक्टर ने अपने ऑफिस में भिजवा दिया था। और फिर उन्होंने अपने अधिकारी से बात करने के लिए मोबाइल निकाला और थाने की ओर चल दिया। चलते चलते ही पलट कर बोला, आप लोग भी सब थाने आइए, आगे की कार्रवाई वहीं होगी। बात सुनते ही दो कांस्टेबल त्यागी और साजिद के पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि जैसे वो किसी की हिरासत में हो।
मगर कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे चल दिए। साथ में मिसेस त्यागी को सहारा देकर चलाती शुक्ला मैडम भी साथ हो ली।